नमस्कार। आज हरिओम कॉमर्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हमारे हरिओम कॉमर्स के स्टूडियो में दो शख्सियत को आज हम बुलाए हैं, जिनको मेहमान तो नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये इसी संस्थान की बेटियां हैं और ये नाम रोशन किए हैं। इसमें इनका मैं एक संक्षिप्त परिचय आपको करा दूं। ये इधर हमसे बाईं तरफ ये जो बैठी है, ये बेटी है सोनम, जो अभी जो 2023 में रिजल्ट हुआ बिहार बोर्ड का, उसमें कॉमर्स में पूरे स्टेट में चौथा रैंक पर थी, चौथा रैंक प्राप्त की है और अपने ज़िले का, अपने परिवार का, अपने संस्थान का नाम रोशन की है। आप एक है नेहा कुमारी। बिहार बोर्ड ने आपको भी कॉल किया था इंटरव्यू के लिए, टॉपर लिस्ट में आप भी थे। वहाँ चूंकि 5 का ही लेना था, उसके बाद का नंबर ही आपका था, यानी अगर 10 आता, 10 तक अगर टॉपर बनते तो उसमें छठा नंबर आप ही का था निश्चित रूप से। लेकिन आज आप एक नए कीर्तिमान गढ़ने में लगे हुए हैं, लगातार आगे बढ़ रहे हैं और आप ये नहीं कि टॉपर नहीं बने इंटरमीडिएट कॉमर्स की परीक्षा में तो हिम्मत हार गए, हतोत्साह हो गए, ऐसा नहीं। और इनके साथ साथ बारी बारी से मैं सबको, जो भी हरिओम कॉमर्स की बेटियां पूरे बिहार में अपना परचम लहराई है और सभी आज सीए में, चार्टर्ड अकाउंटेंट का फाउंडेशन कोर्स में लगातार बहुत ही उम्दा और बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है, आज इन सबों को बुलाए हैं और इनसे हम लोग ऐसे बात करेंगे। कोई इंटरव्यू नहीं है, किसी प्रकार का कोई बहुत वैसा डिबेट नहीं है, बस बात करने के लिए अपनी बेटियों को यहाँ बुलाए हैं हम लोग और इनसे बात करते हैं। कुछ बात है, मैं शुरू करता हूँ सोनम से, या आप दोनों से ये सवाल है, दोनों आप अपना हमको बताएंगे बात, आपका जो विचार है। आप दोनों से मेरा ये प्रश्न है कि आप लोग इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम देने के बाद और सीए फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन कराए और पहले अटेम्प्ट में ही आप लोगों ने क्वालिफाई कर लिया फाउंडेशन को। तो जनरली ऐसा देखा जाता है कि जो लगते हैं बच्चे सीए फाउंडेशन में तो फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं कर पाते हैं या थोड़ा टाइम लेते हैं। तो आपने कैसे इसको संभव बनाया, कैसे, क्या आप लोगों ने किया कि पहले अटेम्प्ट में ही आप लोगों ने सफलता प्राप्त की? सबसे पहले मैंने मई से स्टार्ट किया था, मई 2023 से अपना फाउंडेशन का कोर्स मैंने उसी टाइम रजिस्ट्रेशन करवाया था और उसी टाइम से तैयारी में लग गई थी और दिसंबर 2023 में मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दे दिया था और उसी में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो गया। तो पहले मैंने सारे सब्जेक्ट को, क्योंकि अकाउंट्स मैंने 12th में कॉमर्स से ही स्ट्रीम, मेरा कॉमर्स स्ट्रीम ही था, तो मेरे लिए अकाउंट्स थोड़ा सा पहले से ही मैंने अच्छा पढ़ा हुआ था, तो उसमें मुझे उतना दिक्कत नहीं आई। और लॉ चूँकि मेरे लिए न्यू सब्जेक्ट था तो उस पर मैंने ज़्यादा फोकस किया और मैथ्स और इकोनॉमिक्स पे भी ज़्यादा फोकस किया और मैंने हार्ड वर्क के साथ पढ़ा, फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ा और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सारे सॉल्व किए, एमटीपी, आरटीपी, और जो क्लास में पढ़ाई होता था डेली रिवीजन नाइट में करना, सारे सब्जेक्ट्स को इक्वली इम्पोर्टेंस देना और क्लास में जो पढ़ाई होता था उसका फिर होमवर्क डीपीपी मिलता था उसको डेली सॉल्व करना और एग्ज़ाम के टाइम में 2 महीने पहले से ही सारा रिवीजन करना। इसी के नतीजा है कि आज मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना सीए फाउंडेशन क्लियर कर लिया। नेहा, आपका क्या कहना है इसमें? मैं 10th के बाद ही मैंने सोचा था कि मुझे सीए करना है, जिसके लिए मैंने कॉमर्स स्ट्रीम चुना। इसके बाद मैंने 11th 12th अपना कॉमर्स किया, तो उस टाइम मेरा कॉमर्स लिया तो मेरा अकाउंट्स अच्छा हो गया और मुझे पता था कि मुझे सीए करना है, तो मैंने बिना टाइम ये गवाए मैंने नवंबर 2023 में अपना रजिस्टर करवा लिया। उसके बाद मैंने मई से अपना पढ़ाई स्टार्ट किया था।
जिसमें अकाउंट्स में मेरा बेसिक तो पहले से ही कंप्लीट था क्योंकि मैं कॉमर्स स्ट्रीम से थी। उसके बाद उसमें और 3 सब्जेक्ट थे। मैथ मेरे लिए थोड़ा सा नया था क्योंकि 2 साल कॉमर्स में पढ़ने के बाद मेरा मैथ से थोड़ा सा अलगाव हो चुका था, जिसकी वजह से मैंने अपना लॉ और कॉमर्स मैथ पे ज़्यादा ध्यान दिया। लॉ पे मैंने निरंतर राइटिंग प्रैक्टिस की क्योंकि लॉ होता है ना, उसमें आपका प्रेजेंटेशन मैटर करता है, किस तरह से आप लिख रहे हैं। तो उसका मैंने डेली एक क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, जिसकी वजह से उसका मेरा राइटिंग प्रैक्टिस बहुत अच्छा रहा। इकोनॉमिक्स हम लोग का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट हुआ था, तो ऑब्जेक्टिव के लिए मैंने उसका लाइन बाय लाइन उसका अपना जो मॉड्यूल आता है आईसीआई का उसका पढ़ा, और वैसे ही मेरा अकाउंट्स भी बहुत अच्छा था। और जब एग्ज़ाम टाइम था उस पर मैंने चारों पे ध्यान दिया। चारों का डेली बेसिस पे रिवीजन करना, डेली बेसिस पे कोचिंग जाना, उस जो कोचिंग में जो टेस्ट होता था उसको हम हमेशा ज्वाइन करना, उसमें अपना बेस्ट देना, ये सब मैंने किया, जिसकी वजह से अपना कंसंट्रेशन उस पर बनाए रखा कि हाँ मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में तो निकालना ही है। इस वजह से मैंने अपना डेडिकेशन के साथ फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना क्लियर किया। बहुत अच्छा। आप लोग की तैयारी और सफलता का राज आपने जो बताया, वो आपको जो सुन रहे होंगे आज इस चैनल पर, वो सबको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, मुझे ऐसा लगता है। मेरा एक और मन में सवाल है सोनम, नेहा, आप लोग से, कि आप लोगों का सीए फाउंडेशन के सिलेबस में सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक, सब जो सिलेबस का जो पार्ट है उसमें कौन सा पार्ट सबसे इंटरेस्टिंग रहा और आप लोगों ने उसकी तैयारी कैसे की? एकदम संक्षिप्त में 2 लाइन में मैं जानना चाहता हूँ। तो सीए फाउंडेशन में सबसे इंटरेस्टिंग मेरा सब्जेक्ट शुरू से ही अकाउंट्स रहा है, क्योंकि हम 12 कॉमर्स लिए थे, तो उसमें अकाउंट्स मेरा शुरू से इंटरेस्ट रहा था। तो उसमें ज़्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करते थे, प्रीवियस ईयर का एमटीपी ये सब ज़्यादा सॉल्व करते थे। तो उससे क्या होता है कि आपका एक बेस बन जाता है अच्छा, ताकि आप एग्ज़ाम में उसमें कम टाइम लगेगा अगर आपका पहले से ही प्रैक्टिस रहेगा तो। और लॉ में केस लॉ थोड़ा रहता है, केस लॉ में सबको दिक्कत आता है, तो केस लॉ मैंने बहुत प्रैक्टिस किया था, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उसकी वजह से एग्ज़ाम में मुझे बहुत ही फ़ायदा हुआ। आपका नेहा क्या कहना है? मेरे लिए तो लॉ थोड़ा इंटरेस्टिंग रहा क्योंकि सीए फाउंडेशन में जो लॉ होता है वो न्यू सब्जेक्ट होता है, तो उसके लिए मैंने अपना इंटरेस्ट जगाया। सबको को लगता है कि लॉ बहुत हार्ड होता है, बट ऐसा नहीं है। लॉ के प्रति आप आप उसमें इंटरेस्ट दिखाइएगा तो वो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, न्यू सब्जेक्ट है। उसके लिए मैंने डेली प्रैक्टिस किया। जो हमारे टीचर बोलते थे कि आप एक चैप्टर मतलब एक चैप्टर आपका उसका पढ़िएगा या फिर वो एक क्वेश्चन आप उसका बनाइएगा, तो उसके लिए आपको बहुत अच्छा रहेगा। एग्ज़ाम टाइम में जो आईसीआई की तरफ से आरटीपी एमटीपी होता है, प्रीवियस ईयर होता है क्वेश्चन, वो सब मैंने सॉल्व किया। बुक के पीछे का जो क्वेश्चन रहता है वो सब मैंने सॉल्व किया, बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ा, जिसकी वजह से मैं लॉ में बहुत अच्छा स्कोर किया। सब कर सकता है बहुत सब अच्छा। अच्छा, आप लोग बहुत ही संक्षिप्त में ये बतलाइए कि एक सफल सीए होने के लिए, सफल सीए बनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात कौन सी होती है? क्या आपका विचार क्या है ऐसा? एक सफल सीए होने के लिए सबसे पहला तो सीए स्टूडेंट्स को या सीए एस्पिरेंट्स को पेशेंस होना बहुत ज़रूरी होता है, फुल कंसंट्रेशन और हार्ड वर्क। क्योंकि जब आप सीए कोर्स लेने का सोचेंगे ही ना, तो एक हो जाता है कि आपको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि किसी किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं होता, तो कोई डीमोटिवेट हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि सीए स्टूडेंट को पेशेंस रखना ही चाहिए, और अगर फर्स्ट टाइम नहीं भी निकला किसी वजह से तो दोबारा अटेम्प्ट देना चाहिए, डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए, और हार्ड वर्क करते रहना चाहिए, डेली रिवीजन करना चाहिए। और आईसीआई की तरफ से जितने भी गाइडलाइंस आते हैं, एमटीपी आते हैं, आरटीपी, प्रीवियस ईयर के सब चीज़ करना चाहिए, ताकि आप एक सीए बन सके, सफल सीए बन सके। नेहा, आपका क्या कहना है? जैसा कि सोनम ने बताया, जो सीए करना चाहता है उसको हार्ड वर्किंग तो होना पड़ेगा, क्योंकि सीए में बहुत पढ़ना पड़ता है। उसमें मतलब स्मार्ट वर्क भी करना पड़ता है, हार्ड वर्क भी करना पड़ता है। इसमें लक भी ज़रूरी है, बट अगर आप मेहनत करेंगे, आपका हार्ड वर्क रहेगा, तो ही आपका लक भी आपका साथ देगा। बैठे बैठे तो लक भी साथ नहीं देता। और पेशेंस भी ज़रूरी होता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सबका फर्स्ट अटेम्प्ट भी निकल जाए। किसी का तो बहुत
सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट में भी होता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर वहाँ पे पास की जगह फेल है तो आप फेलियर है, ऐसा नहीं होता है। जो फेल भी होता है उससे उसको भी सीखने को मिलता है, वो अगला अटेम्प्ट में भी बहुत अच्छा कर सकता है। और सीए के प्रति डेडिकेटेड रहना चाहिए। अगर वो सीए कोर्स चुनता है तो उसके प्रति कंसंट्रेट रहना चाहिए, तो उसके लिए सीए ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा। अच्छा, ये बताइए आप लोग कि आप लोग अपना सेल्फ जो एनालिसिस है, आपकी कमियों का, क्या आपके अंदर कमी है या क्या आपके अंदर जो एक पॉजिटिव पॉइंट है, इसका आप लोगों ने कैसे आत्मनिरीक्षण किया, और जो कमी आप लोगों ने पाया उसको कैसे आप लोग दूर किए? कृपया इसके बारे में हमें कुछ बताएं। तो सबसे पहले तो मेरा सीए फाउंडेशन में मुझे लॉ में थोड़ा दिक्कत होती थी, केस लॉ ये सब में। तो जिस सब्जेक्ट में मुझे दिक्कत होता था मैं उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करती थी। ऐसा नहीं कि मतलब और सब पे नहीं कर, लेकिन उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करती थी। जो एग्ज़ाम होता था उसके बाद जो आंसर शीट मुझे मिलता था उसमें देखती थी कि मेरा क्या गलती हुआ है। जो गलती होता था उस पर दोबारा फिर से काम करती थी ताकि अगली बार मुझे मेरा वो गलती ना हो। तो जितने मेरे वीक पॉइंट्स थे उन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना। फिर आपका नेहा? सेल्फ स्टडी मैं जब घर पे करती थी तो उसके लिए मैं प्रैक्टिस करती थी, जिससे मुझे पता चलता था कि मेरा कौन सा वीकेस्ट पॉइंट है। या फिर जब मैं क्लास में टेस्ट देती थी उसमें मेरा जो नंबर कम आता था तो हम देखते थे कि मेरा कौन सा गलत हुआ या किस वजह से मेरा नंबर कम आया। उसकी वजह से मैंने एनालाइज़ किया कि क्या मेरी गलती है, क्या मेरा कमज़ोरी पॉइंट है। फिर उस पर मैं अच्छे से वर्क करती थी, उसको अच्छा से पढ़ती थी, जिससे मेरा जो कमज़ोरी था वो ओवरकम हुआ और मैंने उस पर अपना बहुत अच्छा किया। अगर सभी लोग ऐसा करेंगे जो इन लोगों ने किया तो निश्चित रूप से सफलता का रास्ता आपका भी आसान हो सकता है। अगला एक मेरे मन में एक जिज्ञासा है आप लोग से जानने के लिए, ताकि मैं आपके बाद वाले जो पीढ़ी है या बाद के जो आपके ठीक पीछे जो आने वाले बैच में स्टूडेंट्स हैं उनको मैं भी बतला सकूं और चैनल के माध्यम से भी वो जान सकें। तो आप ये बतला सकते हैं कि आप समय का प्रबंधन कैसे किए तैयारियों के दिन में, जब आपकी तैयारियां चल रही थी और जब एग्ज़ाम के समय बहुत नज़दीक आ रहे थे, तो आपकी स्थिति क्या थी उस समय? कैसे आप अपने आप को मैनेज कर रहे थे? सोनम बताएं आप। तो मैं ये सुबह उठकर पहले टू डू लिस्ट बनाती थी। अच्छा, टू डू लिस्ट बनाती थी, कि वाह। आज क्या क्या हमको पढ़ना है और उसको मतलब कंप्लीट किसी भी हाल में उसको कंप्लीट करती थी। और सारे सब्जेक्ट्स को मैं इक्वल टाइम देती थी। ऐसा नहीं है कि अकाउंट्स में मेरा है अच्छा है तो उसको कम फोकस करती थी, सबको इक्वल टाइम देती थी। और एग्ज़ाम के पहले तो मैं 2 महीना पहले से रिवीजन स्टार्ट कर दी थी, आरटीपी ये सब सारा बनाती थी। और दिन में मतलब जो चीज़ पढ़ती थी रात में फिर उसको एक बार रिवीजन करती थी, क्योंकि कंटिन्यूस रिवीजन करने से आपको फ़ायदा होगा। और एग्ज़ाम के पहले बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस लीजिएगा तो आप जितने भी पढ़े हैं वो सब भूल जाइएगा। तो स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, आराम से पढ़ना चाहिए। और अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है तो आप कुछ मोटिवेशनल सॉन्ग सुन सकते हैं या किसी बड़े बड़े का थॉट्स ये सब सुन सकते हैं, तो उससे आपको अच्छा राहत मिलेगी। आप कैसे मैनेज किए नेहा? मैंने तो सबसे पहले अपना रूटीन बनाया था। मेरा आदत था कि मैं थोड़ा रात में ज़्यादा देर तक पढ़ सकती थी, दिन में थोड़ा कम मेरा पढ़ने का था। और मैं हॉस्टल में रहती थी तो दिन में थोड़ा शोर शराबा भी हो जाता था, तो रात में शांति से मुझे पढ़ने का टाइम मिलता था। तो सबसे पहले जो मेरा सबसे कमज़ोर जो सब्जेक्ट रहता था मैं सोचती थी कि पहले उस पर कर लूँ, क्योंकि जो मेरा अच्छा सब्जेक्ट था वो तो मेरा पहले से उस पर मेरा कमांड था। और मैं सोचती थी कि अगर 1 महीना बचेगा उसमें मैं कर सकती हूँ। मेरा लॉ थोड़ा सा हार्ड था, इकोनॉमिक्स थोड़ा सा कमज़ोर था, तो परीक्षा के दिन जब नज़दीक आ रहे थे तो आपकी स्थिति कैसी थी? मैं थोड़ी सी घबरा गई थी। हर कोई स्टूडेंट थोड़ा सा घबरा जाता है क्योंकि एग्ज़ाम टाइम भी वैसा होता है। लेकिन अपने ये स्ट्रेस को थोड़ा कम कर लेना है और अपने जो सारा सब्जेक्ट है खुद पे मतलब अपना कॉन्फिडेंस रखना है कि हाँ हम जितना पढ़े हैं उससे बहुत है और हम पढ़ सकते हैं। क्योंकि 1-2 महीना टाइम था तो मैंने पूरा रिवीजन किया, प्रीवियस ईयर सॉल्व किया क्वेश्चन और पूरा
बुक को फिर से लाइन बाय लाइन उतना में पढ़ने का टाइम होता है। आप कोई अगर शॉर्ट नोट्स तैयार करके रखे हैं तो उसके लिए रिवीजन में बहुत हेल्पफुल होता है। तो मेरा तो शॉर्ट नोट्स था जिसकी वजह से मेरा बहुत हेल्प हुआ और टीचर के गाइडलाइन से बहुत अच्छा था। अच्छा, आप लोग कभी अगर ऐसे तो मोटिवेशन के लिए आप बताए कि हम लोग किसी का थिंकर का थॉट्स सुन लेते थे, या कभी कोई जो फेवरेट सॉन्ग्स हैं वो सुन लेते थे, करने भी चाहिए। कुछ जिसको जो मेडिटेशन में विश्वास करते, बिलीव करते, वो थोड़ा मेडिटेट भी अपने आप करके अपने आप को स्ट्रेस फ्री महसूस करते हैं। आप लोग ये बताइए कि सेल्फ मोटिवेशन भी आप लोग करते थे क्या? कि सेल्फ मोटिवेट कैसे अपने आप को करें, उसके लिए आप लोग क्या करते थे? जैसे किसी मोटिवेटर को नहीं सुनने का मौका मिला, या कभी किसी अपने से बड़े लोगों से बातचीत नहीं हुई, तो सेल्फ मोटिवेट कैसे अपने आप को करते थे? सेल्फ मोटिवेट करने के लिए सबसे पहले तो मैं अपने पेरेंट्स के बारे में सोचती थी, क्योंकि पेरेंट्स से बड़ा मोटिवेशन कोई नहीं हो सकता, जिनको आपसे इतनी आशाएं थी। तो मैं अपने पेरेंट्स के बारे में सोचती थी। जब भी मैं डीमोटिवेट थोड़ा बहुत हो जाती थी कि उनको मेरे से इतना है कि मेरी कुछ अपेक्षाएं हैं, तो मैं वही सोचती थी। और कभी डीमोटिवेट भी होती थी तो अपने पेरेंट्स के बारे में सोचती थी और फिर से अपने पढ़ाई में लग जाती थी, और उससे अब बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुई। वाह, आपका नेहा? जब मैंने सीए कोर्स में एनरोल किया था तभी मैंने अपने मोटिवेशन के लिए बोल दिया था ये मेरा आखिरी और पहला अटेम्प्ट है, जिसकी वजह से मुझे पहले अटेम्प्ट में करने के लिए बहुत मदद मिली, क्योंकि मैं पहले ही जानती थी कि नहीं ये मेरा आखिरी अटेम्प्ट है, जिससे मैं सेल्फ मोटिवेटेड होती थी। जब मैंने एक पेज पर लिख दिया था कि हाँ सीए तो मुझे करना ही है किसी भी हाल में, जिससे मैं सेल्फ मोटिवेट होती थी। और हाँ, पेरेंट्स का सोचती थी कि पेरेंट्स मेरे पे इतना आशाएं देकर मुझे इतना दूर पढ़ने के लिए भेजे हैं, इस कोर्स में मुझे इनरोल कराया, तो उनको ऐसे शर्मसार नहीं होने देना है, उनके अपेक्षाओं पे खरा उतरना है और मुझे कैसे भी किसी भी हाल में सीए करना है, जिससे मैं खुद को मोटिवेटेड फील करती थी। इस दौरान सीए फाउंडेशन की तैयारी के दौरान आप लोगों के फेवरेट ऑथर्स या फेवरेट कोई बुक्स कोई रही हो तो जरा हमें जानकारी दें कि कौन ऐसे ऑथर हैं जो आपके फेवरेट रहे, या कौन सी कोई बुक्स आप पढ़े जो काफ़ी सपोर्टिव रहा, काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहा, ऐसा? मैं तो तुलसियान का बुक पढ़ती थी और महेश्वरी जी का थॉट सुनती थी, और भी बहुत बड़े बड़े मोटिवेटर हैं उनका थॉट सुनती थी, ताकि मैं और मोटिवेट हो जाऊं, अपने लक्ष्य के प्रति और भी ज़्यादा जागरूक हो जाऊं और अपने गोल को अच्छी तरह से अचीव कर लूं। वाह, आपका नहीं? मैं भी तुलसियान जी का, हम लोग दोनों दोस्त हैं, हम लोग साथ में ही पढ़ाई किए थे, तो हम लोग भी, मैं भी तुलसियान जी का और महेश्वरी जी का थॉट, कुछ ऑनलाइन थॉट सुन लेती थी, जिससे मुझे बहुत हेल्पफुल होता था। चलिए, बहुत अच्छा बात आप लोगों ने किया। एक दो बात मैं सिर्फ और मैं पूछूंगा आप लोग से कि आपकी जो सफलता है उसका श्रेय, क्रेडिट आप लोग किसको देना चाहेंगे और क्यों? मैं अपने सफलता का क्रेडिट अपने टीचर्स को देना चाहूँगी, अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, फाइनेंशियली भी और इमोशनली भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, और टीचर्स को जिन्होंने मुझे इतना अच्छा गाइडेंस दिया। इन दोनों के वजह से ही आज मैं यहाँ हूँ, और इन दोनों को मैं अपना श्रेय देना चाहूँगी। नेहा? मैं भी अपने माता पिता को, जिन्होंने मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट किया, इमोशनली सपोर्ट किया, टीचर जो मुझे लगातार गाइडेंस प्रोवाइड करते रहे, जिन्होंने मदद की मेरी, और मेरी सबसे अच्छी दोस्त मेरी सोनम, जिसने हमेशा मेरा साथ दिया। ये मेरे साथ 11 से ही है। अच्छा। तो मेरे साथ ये सीए फाउंडेशन भी मेरे साथ ही क्लियर हुआ है इसका, ये भी मेरी बहुत हेल्पफुल थी। अच्छा। ये भी मेरे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करती थी। आप दोनों एक दूसरे के मोटिवेटर थे क्या? जी। वाह, देखिए ये तो बहुत अच्छी बात आई सामने कि ये दोनों एक दूसरे के मोटिवेटर रहे हैं। जब कभी मैं डिमोटिवेट होती थी ये मुझे मोटिवेट करती थी, कभी इसको मैं करती थी। अच्छा, कितना बहुत अच्छा। आप एक अंतिम बात बताइए कि आने वाले दिन में जो विद्यार्थी सीए फाउंडेशन की तैयारी करने वाले हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या आप सजेशन देना चाहेंगे? उन लोगों को मैं यही सजेशन देना चाहूँगी, अगर जो 12 के बाद तुरंत दे रहे हैं तो 12 का एग्ज़ाम देने के बाद तुरंत ही लग जाइए, क्योंकि ऐसे आपको लगेगा कि अभी बहुत टाइम है, लेकिन टाइम नहीं बचता है।
तो 12 के बाद ही दे दीजिए। और ऐसा नहीं है कि जो साइंस स्ट्रीम से वो सीए नहीं कर सकते, वो भी कर सकते हैं, और बहुत लोग करते भी हैं और क्लियर भी कर लेते हैं। और कॉमर्स का थोड़ा सा ज़्यादा प्रेफर हो जाता है, क्योंकि उन लोग अकाउंट्स ये सब पहले से पढ़े हुए रहते हैं, तो उन लोग के लिए ज़्यादा प्रेफर होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों कर सकते हैं। और हार्डवर्क कीजिए, रिवीजन कीजिए, और आप अचीव कर सकते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे नेहा? अगर कोई सीए में एनरोल करना चाहता है तो 12th के बाद तुरंत अपना रजिस्ट्रेशन करवा ले, उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट कर दे। अगर कोई अभी 12th में भी है तो अपना अकाउंट्स बेसिक कंप्लीट कर ले, जिसकी वजह से उसको आगे चल के अपने 3 सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देने के लिए उसको टाइम मिल सकता है। और हाँ, अपना राइटिंग प्रैक्टिस कर ले। अगर कोई इंग्लिश है तो इंग्लिश में अगर उसका 1-2 महीना टाइम है तो इंग्लिश का क्लास भी कर सकता है, क्योंकि वोकाबुलरी भी बहुत मदद करता है लॉ में लिखने के लिए, राइटिंग। और अपना डेडिकेटेड रहे अपने गोल के प्रति, उसको क्या करना है, कंसंट्रेट रहे। और हाँ, थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है वो ना करे, और फ़ोन थोड़ा कम चलाए। फोन कम चलाए। आप कम चलाते थे नेहा? हाँ, बहुत कम चलाते थे। आपने सोनम? मेरा तो ऑनलाइन क्लास हम करते तो फ़ोन तो चला, लेकिन ये नहीं, बस पढ़ने के लिए, और थोड़ा बहुत तो हाँ। कभी कभी थोड़ा बहुत चला ही लेते थे। थोड़ा बहुत यूज़ कर सकता है, बट चलिए। सीए बनना है तो वो उसको लेकिन छोड़ना टाइम पड़ेगा। मैनेजमेंट टाइम करना मैनेजमेंट पड़ेगा। करना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों को। आप लोग हरिओम कॉमर्स के इस स्टूडियो में आज अपना समय दिए, और आप लोग को शुभकामनाएं भी हैं भविष्य के लिए। आशीर्वाद भी है मेरा कि आप सब जैसे सीए फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप लोगों ने क्लियर किया, क्वालिफाई किया, आप लोग इंटरमीडिएट और फाइनल में भी इसी तरह अपना प्रदर्शन करें और तैयारी करें। हम लोगों के तरफ से भी जो भी सपोर्ट मोटिवेशन होगा, हम लोग आपके साथ रहेंगे, हमारा आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सोनम, नेहा।